वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट 62 क्लास 10th सोशल साइंस। इस वीडियो में आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इसके अंदर दिए गए हैं हमें टोटल 3 to 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस प्लस एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि है 4 मार्क का। तो आइए जानते हैं इनके आंसर। सबसे पहला, Why is power sharing desirable? Explain 3 forms of power sharing in modern democracies with example. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। देखो, इसके अंदर दो वर्ड्स है, पावर यानी कि शक्ति, शेयरिंग यानी कि साझा करना, दूसरों के साथ शेयर करना। आज के समय में हम बात करते हैं जब मॉडर्न डेमोक्रेसी की, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। और इक्वालिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है? अगर हम शक्तियों का बंटवारा यानी कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग्स ऑल द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की, तो इंडिया में अगर मैं पावर शेयरिंग इस्टेब्लिश करूँगी तो चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, अगर सबके पास पावर्स होंगी तो अपने आप लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए पावर शेयरिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही कहता है कि वाई इज़ पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला, इक्वालिटी अमंग्स माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। अगर हमें माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी में इक्वालिटी लानी है तो पावर को शेयर करना ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि पावर सिविल माइनॉरिटीज़ के ही पास हो या मेजॉरिटी के ही पास हो। कोई भी कंट्री तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर इन दोनों ग्रुप के पास इक्वालिटी नहीं है। और इन दोनों के ग्रुप के पास इक्वालिटी कब आएगी? अगर हम पावर्स को शेयर करेंगे इक्वली सबके बीच में। दूसरा, मेंटेन पीस इन अ कंट्री। अगर हमें शांति स्थापित करना है, और शांति तभी स्थापित होगी अगर उस पर्टिकुलर देश के लोग खुश रहेंगे। और खुश कब रहेंगे? जब हर किसी के पास अधिकार होगा तो अपने आप सबके पास खुशियां रहेंगी और शांति स्थापित होगी। थर्ड, रिड्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी कि अगर हमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से बचना है, सरकार जो बार बार गिर जाती है, सरकार जो बार बार समाप्त हो जाती है, अगर उसको ख़त्म करना है तो पावर शेयर करना ज़रूरी है ताकि सब लोग अपनी मनपसंद सरकार बना सके और कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और अपने आप ऐसी सरकार बनेगी जो सबके भले के लिए कार्य करेगी। फोर्थ, हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी बाय ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बाय द सोशल ग्रुप्स। ऑब्वियसली अगर इक्वालिटी होगी तो जितने भी संघर्ष है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होंगे और सभी सोशल ग्रुप के लोग मिलकर रहेंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो सेकंड पार्ट में वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप्स की पावर शेयरिंग पाई जाती है। सबसे पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे हम बात करते हैं 3 ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव हु इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी हु सिक्योर द लॉ। अब बात ये आती है हॉरिजॉन्टल पावर में जो तीनों हमारे ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये कहीं ना कहीं इनको चेक एंड बैलेंस मेथड भी बोला जाता है क्योंकि तीनों ही इक्वली पावर को डील करते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, तीनों ही एक दूसरे के कामों को चेक करते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। सेकंड है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्टिकली इसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फर्स्ट सबसे ऊपर आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड पे आती है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड पे आती है लोकल गवर्नमेंट। इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं शक्तियां यानी कि पावर्स बढ़ती जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी ऐसा ही है, स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ग्रुप्स। अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जितने भी सोशल ग्रुप्स होंगे, ये एक थर्ड तरीका है पावर को शेयर करने का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेल्जियम की, तो बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स को भी मौका मिला था अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम सरकार में अपनी पावर को शेयर कर सकते हैं। Now next question, second,
Why was a minority French speaking community relatively rich and powerful in Belgium? बेल्जियम की स्टोरी हमें पता है, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स भी हैं, डच स्पीकिंग पीपल्स भी हैं, लेकिन जो पावर्स हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग के पास ज़्यादा है। तो ऐसा क्या रीज़न था कि वो बेल्जियम में रिच एंड पावरफुल थे? सबसे पहला, फ्रेंच स्पीकर्स गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको मिलता था? फ्रेंच स्पीकिंग को। तो ऑब्वियसली जब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली आप क्या होगे? डेवलप ही होगे। सेकेंड, दे वर वेल एजुकेटेड, और एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के लिए। एंड थर्ड, बिकॉज ऑफ एजुकेशन दे वर द वेल सेटल्ड एंड रिच एंड पावरफुल। क्योंकि वो एजुकेटेड थे इसलिए वो पावरफुल भी थे और रिच भी थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप शेयर पावर इन अ कंट्री? प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? सबसे पहले तो इसको जानते हैं कि इनका होता क्या है काम। बेसिकली ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो सरकार बनाना भी नहीं चाहता और बाहर रह के सरकार की चीज़ों को ध्यान भी रखना चाहता है। तो एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए। आप इसको ये भी कह सकते हो कि बेसिकली इसका काम होता है जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, और अगर ऐसा कोई काम है जो सरकार नहीं कर पा रही है जनता के लिए, उनको करवाना। So pressure groups and interest groups pressurize the government by organizing strikes, demonstrations, etc. for their demands and share the power in this way. तो demonstration करते हैं, strike करते हैं ताकि सरकार तक इनकी डिमांड पहुंच सके। Second, many times even if the government takes a wrong decision, pressure groups and interest groups convince the government to change the decision through picketing and demonstration. अगर कई बार ऐसा होता है सरकार कोई गलत डिसीजन ले रही है तो ये अगेन अपने तरीके अपनाते हैं ताकि सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके। थर्ड, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स रेज द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एंड इंश्योर द कॉमन पीपल्स शेयरिंग ऑफ पावर। तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि प्रेशर ग्रुप का मेन काम ही यही होता है कि कैसे वो सरकार तक अपनी जो आम जनता है उनकी प्रॉब्लम्स को पहुंचा सके, उनके प्रॉब्लम्स को सल्यूशन उसका निकाल सके। तो प्रेशर ग्रुप्स सरकार तक जनता की जो डिमांड है वो पहुंचाता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स द कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। शेयरिंग ऑफ पावर, अगर हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं, शक्तियों को शेयर करते हैं विद अदर्स, अपने आप जो देश होता है वो यूनाइटेड हो जाता है। देखो, अगर यूनिटी की बात की जाए, यूनिटी तभी आएगी जहाँ पे सब लोग एक जैसे इक्वल होंगे। अगर कोई ज़्यादा पावरफुल होगा, किसी के पास पावर्स कम होंगी, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, कोई पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, वहाँ पे आप इक्वालिटी ला ही नहीं सकते। और अगर इक्वालिटी नहीं है तो वो एक दूसरे को हेल्प भी नहीं करेंगे, यूनाइटेड भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वी नीड आ शेयरिंग ऑफ पावर ताकि सब लोग मिलकर रह सके। सबसे पहला, पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल टेंशन इन द कंट्री। अगर हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, लड़ाइयाँ कम होंगी और सब लोग मिलके काम करेंगे। सेकेंड, टू मेंटेन अ पीस इन अ कंट्री, शेयरिंग ऑफ पावर इन ऑल्सो नेसेसरी। अगर हम पीस को करते हैं तो शेयरिंग ऑफ पावर ज़रूरी है। थर्ड, शेयरिंग ऑफ पावर रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट्स यूनिटी इन द कंट्री। अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और सब लोग मिलकर इक्वालिटी के साथ जीते हैं। आंसर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार शब्द आगे पीछे हो जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको आंसर करने में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है हमारा पहले वाले क्वेश्चन से। Now, fifth question, highlight any 3 measures adopted by the Belgium government to accommodate regional and cultural diversity. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिसकी वजह से उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ अ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द स्टेट गवर्नमेंट।
सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, पहले क्या होता था, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट गवर्नमेंट बनती थी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते थे। अब बोल दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मिनिस्टर हैं तो 15 डच स्पीकिंग होंगे एंड 15 फ्रेंच स्पीकिंग। सेकेंड, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके दे दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को। थर्ड, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ की जो कैपिटल है ब्रुसेल, अब उसमें ये बोल दिया गया है कि वहाँ पे इक्वल मेंबर्स रहेंगे दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल एक्सेप्टेंस इन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे ये बात इसलिए लिखी गई है, यहाँ पे मैंने इसलिए इस आंसर को ऐड किया है क्योंकि हमें ये पता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन डच की ज़्यादा थी, लेकिन जो कैपिटल थी उसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। तो जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग इसलिए मान गए अपनी कैपिटल में पावर देने के लिए क्योंकि उनको ओवरऑल इक्वालिटी मिल रही थी। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला बेल्जियम गवर्नमेंट ने, और डच स्पीकिंग लोगों को भी अपने राइट्स मिल गए और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी अपने राइट्स मिल गए। Now moving to next question, question number 6. How did majoritism increase the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamils? Explain. Tamil, finally एक question आ गया श्रीलंका का। When Sri Lanka emerged as an independent country in 1948, the leaders of Sinhala community tried to dominate over the government by virtue of their majority. ये हम सबको ही पता है कि जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ था in 1948, वहाँ पे एक ही कम्युनिटी ने रूल किया, वो थी सिन्हाला कम्युनिटी, और जो तमिल्स थे वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे और उनको ऐसा लगता था कि नहीं, सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची है। और यस, उसने कुछ रूल्स बनाए थे, सुप्रीमेसी के रूल्स बनाए थे, जहाँ पे एक कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाया जा रहा था और दूसरे को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा था। सबसे पहला, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड विच डिक्लेयर द सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसरिगार्डिंग तमिल्स। 1956 में सिन्हाला को एक लैंग्वेज बना दिया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। Second, preference were given to Sinhala applicants for university position and the government job. अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप साफ साफ कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरी कम्युनिटी, ऑलमोस्ट काफ़ी कम्युनिटी आपके यहाँ रह रही है और आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि तमिल लोगों को लगा कि हमारी तो मतलब जो लैंग्वेज थी उसको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया। थर्ड, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिमुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। एक ही कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, साथ के साथ उसी के धर्म को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जो श्रीलंका में एक सिविल वॉर का कारण बना। Now next question, question number 7. Compare the way in which Belgium and Sri Lanka deal with cultural diversity. हम दोनों ही की स्टोरी पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। जहाँ पे बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस करे और फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे परफेक्ट बनाया, वहीं श्रीलंका ने एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर दूसरे कम्युनिटी को निगलेक्ट कर दिया और उसको सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। और सिविल वॉर आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक देश के लिए खतरा होता है कि आपको दूसरे देश से नहीं बल्कि अपनी ही कंट्री से आपको नुकसान हो रहा है। तो द शेयरिंग ऑफ पावर वॉज अडॉप्टेड टू रिस्पेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी इन बेल्जियम and many powers taken from the central government was given to the state government. ओके, सो एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक स्पेशल कम्युनिटी को ही इम्पोर्टेंस दे रही है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। तो वहीं श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका उन्हीं कंट्रियों में से एक है और बेल्जियम ने बहुत ही क्लियरली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8, पावर इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब अगर मैं बात करती हूँ डेमोक्रेसी की, तो पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। सेकेंड, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव द फ्रीडम टू रेज देयर डिमांड। अगर हम शक्तियाँ बंटवारा करते हैं सेवरल ग्रुप्स में, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स इजीली गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। थर्ड,
Different social groups can also constitute their own pressure group or interest group. Yes, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अ 4 सुटेबल पॉइंट्स. देखो यहाँ पे 3 मेंशन है, एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. देखो, पावर शेयरिंग इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी. देखो, डेमोक्रेसी के अंदर ही पावर को शेयर करते हैं, वरना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप इक्वालिटी और पावर शेयरिंग जैसा मुद्दा आप ला ही नहीं सकते. तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल्स ऑफ द पीपल फॉर विच द शेयरिंग ऑफ पावर इज नेसेसरी. The sharing of power is all necessary to ensure the equality in a democracy and equal development in democracy. Power sharing is essential. तो पावर शेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, रूल ऑफ पीपल के लिए, यहाँ पे 3 बातें मेन हैं, रूल ऑफ पीपल के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एंड इक्वल डेवलपमेंट के लिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम. वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था. तो 4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थे, जो मैंने यहाँ पे आपको 3 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वापस अब थोड़ा सा इसको एक बार कर लेते हैं हम. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे डच एंड फ्रेंच के मिनिस्टर. सेकेंड, many powers of central government has been given to the state government of regional to the country. सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को. थर्ड, Brussels has a separate government in which the both communities have equal representation. जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ की जो कैपिटल है, उसके पास भी रहेंगी इक्वल मिनिस्टर. Fourth, there is a third kind of a government called the community government elected by the people belonging to the Dutch, German and French speaking peoples. जो कि हमारे पहले वाले आंसर में ये नहीं आया था. थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके अंदर तीनों ही कम्युनिटी के, यानी कि डच स्पीकिंग, जर्मन भी 1% थे वहाँ पे, एंड फ्रेंच स्पीकिंग के मतलब एक तीनों की अलग अलग गवर्नमेंट बनेगी और कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज वहाँ सॉल्व किए जाएंगे. फिफ्थ, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोप यूनियन, ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट हेडक्वार्टर. तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रसेल. अब हमारे ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे. अब आ जाते हैं हम अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि आपकी वर्कशीट में दिया गया है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसमें से हमें आंसर निकालने हैं. पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं. द आइडिया ऑफ अ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. For a long time, it was believed that all the powers of the government must reside in a one person or a group or a person located at one's place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take a quick decision and enforce them. But these notions have changed with the emergence of a democracy. One basic principle of democracy is that the people are the source of all the political power. यहाँ पे बताया गया पहले क्या होता था, पावर शेयरिंग धीरे धीरे आया है. अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर था, पहले एक ही बंदे के पास इक्वालिटी रहती थी, एक ही बंदे के पास सारी शक्तियाँ रहती थी. पर जैसे ही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया, पावर शेयरिंग अपने साथ लेकर आया. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल्स देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. इन अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इन गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज ऑफ एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. तो ये इसी के बारे में है. अब चलते हैं इसके 4 क्वेश्चंस के बारे में. Question number 1, what is the basic principle of democracy? डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो रूल ऑफ पीपल, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, क्योंकि जनता की सरकार है और जनता ही बनाएगी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द आइडिया ऑफ अ पावर शेयरिंग इमर्ज? क्यों आया पावर शेयरिंग जैसा मुद्दा, आया ही क्यों? So the idea of a sharing of power emerged to decide equality and participation of common people in the government. Third, it would not be possible to take a quick decision and to enforce them in a democracy. Do you agree with this statement? Give a reason. Okay, so do you agree with this statement? Give a reason. Yes, I agree with this statement because the decisions that are taken very quickly are not true or sufficient for the people and also not in a favor of people.
ये बात तो सच है कि डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा जो कमी है वो यही है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत फास्ट लिया अ, अ, कई बार ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो डिसीजन लेने में बहुत लंबा टाइम लेता है। पर ये बात भी सही है कि ज़रूरी नहीं जो डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं, वो हर बार सही हों। उनमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है, इसलिए अच्छी बात है अगर डिसीजन थोड़ा डिले लिया जा रहा है, पर उसका मेन मकसद ही यही होता है ज़्यादातर जनता तक फ़ायदा पहुँचाना। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ ऑफ अबव पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने वर्ड्स में ये लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ मेंशन किए हुए हैं, पर मैं मतलब यही है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या समझ में आया, आपको वो लिखना है इसके अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।